नमस्कार बच्चों, मैं संजीत एक बार पुनः आप सबों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीत WWTC पे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई एक अन्य महत्वपूर्ण घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है साइमन कमीशन। क्लास को बिगिन करने के पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इतिहास एक ऐसी चीज है, इतिहास की हर एक घटना आगे चल के वो किसी दूसरी घटना का कारण बनता है। और यह चीज आपको भली भांति एहसास हो जाएगा जब आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखोगे, तो आपको ये बात मेरी जो द्वारा कही गई बात है वो बिल्कुल आपको सत्य साबित हो जाएगी कि इतिहास की एक घटना किसी दूसरी घटना का वो कारण बन जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है साइमन कमीशन, है ना बच्चों। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करने से आप ना रुकें, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करें। आपकी प्रेरणा ही, आपका जो साथ है, यही हमारे लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा साधन है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी मुझे निराश ना करेंगे, है ना। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं साइमन कमीशन आखिर क्या था। तो आपको सबसे पहले वर्ष 1919 ईस्वी में चलना होगा। वर्ष 1919 ईस्वी में एक कानून बनाया गया था, एक कानून लाया गया था जिसका नाम था भारत सरकार अधिनियम 1919। इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा गया था। इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में बहुत सारी बातें हैं, तो मैं उन सभी तमाम बातों के ऊपर इस वीडियो में नहीं डिस्कशन करूंगा। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख लोगे। मैं लेकिन इस टॉपिक से जो जुड़ी हुई बातें हैं उस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम का, मैं सिर्फ अभी उसी के बारे में बात करूंगा। उस भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन का शुभारंभ हुआ था, यानी कि भारत में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था। भारत में इलेक्शंस भी जो थे वो प्रारंभ हुए थे। तो साइमन कमीशन का गठन जो है इसी उद्देश्य से किया गया था, क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में ही यह प्रावधान था कि प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात एक समीक्षा की जाएगी, एक असेसमेंट किया जाएगा कि भारत में जो ब्रिटिश प्रांतीय सरकार है, यानी कि भारत के जो ब्रिटिश प्रांतों में जो सरकारें चल रही है वो कितना सफल है। क्या भारत में आगे और भी चुनाव कराना चाहिए? भारत में शिक्षा का विकास जो है वो किस हद तक हुआ है? उत्तरदायी सरकार जो है वो किस प्रकार से काम कर रही है? इन सभी तमाम बिंदुओं की जांच करने के लिए ही ये प्रावधान था कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद समीक्षा की जाएगी। लेकिन आप समझोगे कि वो जो कमीशन आपका एक्ट बना था वो वर्ष 1919 में बना था, तो जांच जो होगा वो वर्ष 1929 ईस्वी में होना था। परंतु क्या था कि वर्ष 1929 ईस्वी में ब्रिटेन में आम चुनाव होना था। ठीक है, अधिनियम भारत में लागू हुआ है 1919 ईस्वी में, समीक्षा होनी थी 1929 ईस्वी में 10 वर्ष के पश्चात। परंतु क्या था बच्चों कि 1929 ईस्वी में ही ब्रिटेन में आम चुनाव होना था, और इस वजह से उस वर्ष यानी कि 1929 ईस्वी में इन चीज़ों की समीक्षा कर पाना संभव नहीं था। इसी के वजह से 2 वर्ष पूर्व ही, यानी इसकी समय से 2 वर्ष पूर्व ही
यानी कि वर्ष 1927 ईस्वी में ही साइमन कमीशन का गठन किया गया, यानी कि एक कमेटी का, एक कमीशन का गठन किया गया। कब? 8 नवंबर 1927 ईस्वी में। ठीक है, अब मैं इसको और बेहतर तरीके से ब्रीफ करता हूं। ठीक है, कि 8 नवंबर 1927 ईस्वी को ब्रिटेन में भारत सरकार अधिनियम की सफलता की जांच को करने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की एक कमीशन का गठन किया गया था। इसी को किस नाम से जाना गया? साइमन कमीशन के नाम से। इज इट क्लियर? ठीक है, तो 7 सदस्यों की एक कमीशन, एक आयोग का गठन किया गया, इसी को कहा गया साइमन कमीशन। और मैं आपको बताऊं कि ये जो सर जॉन साइमन थे, ये हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ब्रिटेन की जो संसद थी, हाउस ऑफ कॉमन्स में वो लिबरल पार्टी से बिलोंग करते थे। उस हाउस ऑफ कॉमन्स से लिबरल पार्टी के वो लीडर थे और उन्हीं के हेडेड में, उन्हीं की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय एक कमीशन का गठन किया गया था। और मजेदार बात ये थी कि इसमें जो 7 सदस्य थे, यानी कि जो साइमन कमीशन में जो 7 सदस्य थे, वो सभी के सभी ब्रिटिश थे, वो सभी के सभी अंग्रेज थे। इसी वजह से इसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इस साइमन कमीशन का ही दूसरा नाम था व्हाइट मैन कमीशन। अब आपको यहां पे सोचना होगा कि आखिर विरोध इसका भारत में क्यों? भारत में इस साइमन कमीशन का यदि विरोध किया गया तो इसकी वजह क्या थी? तो आपको यहां समझना होगा बच्चों कि साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था उसके उद्देश्य सही थे कहीं हद तक, परंतु इसमें सभी के सभी सदस्य जो थे वो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे। इस सब कमीशन में एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था और यही विरोध का सबसे बड़ा कारण था। यानी उद्देश्य सही थे कहीं हद तक, परंतु इसमें हमारा प्रतिनिधित्व ही नहीं था। मतलब जांच हमारी करने आ रही है कि सरकार, ब्रिटिश सरकार यहाँ पे किस हद तक सफल रही है, किस प्रकार से उत्तरदायी सरकार कार्य कर रही है, उसकी जांच करनी है। तो उसमें हमारा भी तो प्रतिनिधित्व होना चाहिए था। यानी कि शासन करने वाले भी ब्रिटिश और जांच करने वाले भी ब्रिटिश। इसी वजह से कांग्रेस के द्वारा, जब कांग्रेस का जब मद्रास में दिसंबर 1927 में जो अधिवेशन होता है, उसी अधिवेशन में यह तय कर लिया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें साइमन कमीशन का विरोध करना है, यानी बहिष्कार करना है। यानी कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में ही यह तय हो गया था, जबकि यह कमीशन अभी भारत आई नहीं है। उसके आने के पहले ही दिसंबर 1927 ईस्वी में ही यह तय हो गई कि हम लोग इस कमीशन का क्या करेंगे? विरोध करेंगे। वो भी कैसे? प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक प्रकार से हम लोग इसका विरोध करेंगे। मतलब टीम आई नहीं है और तैयार है हम लोग, आओ बेटा हम लोग भी सल्टा ही लेंगे, किसी भी हाल में हम लोग तुम्हारा अपोज ही करेंगे। ये बड़ा स्टेटमेंट है, कांग्रेस के द्वारा फैसला किया गया है कि प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक प्रकार से हम तुम्हारा विरोध करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। आपके मन में सवाल आ सकती है कि क्या ये विरोध जो हो रहा था केवल कांग्रेस के द्वारा हो रहा था? नहीं, इसका विरोध जो है वो मुस्लिम लीग के द्वारा भी किया जा रहा है, जो उस समय की एक बड़ी पार्टी है। मुस्लिमों का नेतृत्व करने वाली जो पार्टी थी, मुस्लिम लीग का के द्वारा भी विरोध किया जा रहा है। हिंदू महासभा के द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस कमीशन का विरोध केवल कांग्रेस नहीं किए हैं, बल्कि ज्यादातर जो बड़ी पार्टियां थी उन सबों ने भी इसका विरोध किया था। मैं अंत में ये भी बताऊंगा कि साइमन कमीशन के भारत में समर्थन भी किया गया है, साइमन कमीशन का सपोर्ट भी किया गया है,
तो चलो मैं यहीं पे बता दूं कि साइमन कमीशन का सपोर्ट जो है वो किन के द्वारा किया गया। तो साइमन कमीशन का सपोर्ट भारत में पूंजीपतियों के द्वारा किया गया, जमींदारों के द्वारा किया गया, और भारत के ही कुछ देसी जो शासक थे, जो देसी नरेश थे, यानी कुछ प्रांतों के जो राजा थे, उन लोगों ने इस साइमन कमीशन का क्या किया, समर्थन किया, उन लोगों ने सपोर्ट किया। ठीक इसी प्रकार से जब बंबई में साइमन कमीशन के सहयोग करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है, तो उस कमेटी के सदस्य के रूप में बाबा साहेब अंबेडकर भी चयनित किए जाते हैं, यानी कि भीमराव अंबेडकर भी इस साइमन कमीशन के समर्थन करने वालों की टीम में शामिल थे। अब देखिए कि इसका भारत में विरोध कैसे होता है। अब तो हम लोग ये देख रहे हैं कि कमेटी बन गई है, कमीशन बन गया है, इधर हम भी तैयार हैं, अब बेटा तुम लोग आओ। तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन जो है वो बंबई में पहली बार आती है। 3 फरवरी 1928, जैसा कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन किया हूं कि 3 फरवरी 1928 ईस्वी को पहली बार साइमन कमीशन कहाँ पहुंचती है, बंबई पहुंचती है। उस दिन पूरे भारतवर्ष में देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया जाता है इस साइमन कमीशन के विरोध में। साइमन कमीशन की टीम को काले झंडे दिखाए जाते हैं, ब्लैक फ्लैग, है ना, और उसे साइमन गो बैक के नारों से स्वागत किया जाता है। यानी कि हम पहले से ही फैसला कर चुके थे, कोई अचानक नहीं है, हमारी रणनीति बनी हुई थी कि तुम आओगे हम विरोध करेंगे, और ठीक उसी के प्रकार से हम लोग अपने अंजाम को दे रहे थे कि जैसे ही टीम बंबई में आती है हम लोग काले झंडों के साथ उसका स्वागत करते हैं, साइमन गो बैक के नारों के साथ देशव्यापी हड़ताल का आयोजन करके हम लोग उसका स्वागत करते हैं और उसका प्रतिरोध करते हैं, उसका विरोध करते हैं। जहां जहां भी यह टीम जाती है वहां पर इसी प्रकार से काले झंडों के साथ, साइमन गो बैक के नारों के साथ और हड़ताल के माध्यम से हम लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। ठीक इसी प्रकार से 30 अक्टूबर एक बहुत बड़ी घटना घटित होगी। यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान देखोगे। 30 अक्टूबर 1928 का दिन है और लाहौर रेलवे स्टेशन पे लाला लाजपत राय और लोगों के द्वारा, यानी कि लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। यानी 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को यह साइमन कमीशन की टीम जो है वो कहां पहुंचती है, तो लाहौर पहुंचती है, और उसका विरोध का जो नेतृत्व था वो किन के हाथों में था, तो लाला लाजपत राय जी के हाथों में था, और उन लोग विरोध कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार से साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारों के साथ उन लोगों का स्वागत किया जा रहा था। उसी भीड़ में पुलिस के द्वारा, यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश पुलिस के द्वारा और एस्कॉर्ट के निर्देश पे भीड़ के ऊपर लाठी चार्ज की जाती है, और एस्कॉर्ट के ही निर्देश पे लाला लाजपत राय के सिर पर लाठियों से ताबड़तोड़ प्रहार की जाती है, जबकि लाठी चार्ज का यह नियम बिल्कुल नहीं था। लाठी चार्ज में सबसे पहले लाठी को जमीन पे पटका जाता है ताकि डर से जो आवाज, यानी आवाज जो उत्पन्न होगी तो डर से भी कुछ लोग भागेंगे। यदि लोग नहीं भाग रहे हैं तो लाठियों से प्रहार की जाती है पैरों पे, उससे कुछ लोग भागेंगे। लेकिन फिर भी यदि लोग नहीं भाग रहे हैं तो वो शरीर के अन्य अंगों पर प्रहार किया जा सकता है, परंतु सर के ऊपर कदापि प्रहार लाठी से नहीं किया जा सकता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार थी और ब्रिटिश सरकार सारे नियमों को ताक पे रख दिया करती थी, और एस्कॉर्ट के ही निर्देश पे लाला लाजपत राय के सिर पर लाठियों से ताबड़तोड़ प्रहार की जाती है। और जिस समय उनके सिर पर लाठियों से ताबड़तोड़ प्रहार की जाती रहती है तो लाला लाजपत राय ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, और वो काफी जबरदस्त स्टेटमेंट है
कि मेरे सिर पर की गई लाठी की हर एक वार ब्रिटिश सरकार की ताबूत की कील साबित होगी। मतलब तुम लोग जितनी लाठी मेरे सिर पर बरसा रहे हो वो उतनी ही कील बनकर आपके सरकार के लिए ताबूत का वो कील बनेगा। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जो रहते हैं वो गंभीर रूप से हेड इंजरी का शिकार हो जाते हैं। सिर पर जो वार की जाती है इस वजह से उनकी हेड इंजरी हो जाती है और 17 नवंबर 1928 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो जाती है हॉस्पिटल में। यह एक ऐसी घटना थी जिसने भारतीयों को झकझोर दिया और खास करके HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो सदस्य थे, चाहे वो मैं बात करूं चंद्रशेखर आजाद की, चाहे वो भगत सिंह या सुखदेव या राजगुरु की बात करूं, इन सभी लोगों को हिला के रख दिया। और भगत सिंह और उनके साथियों ने कसम खाया था कि जब तक हम सभी लाला लाजपत राय जी की हत्या का बदला नहीं ले लेते हैं तब तक हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं। और इसी का परिणाम होता है कि 1 महीने के भीतर ही सॉन्डर्स की हत्या कर दी जाती है पुलिस हेडक्वार्टर के ठीक सामने। किनके द्वारा? भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा। और आपको पता होना चाहिए इसी हत्याकांड के जुर्म में भगत सिंह को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दी जाती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे एक घटना दूसरी घटना का कारण बनता है। न भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू होता, और यदि वो लागू नहीं होता तो साइमन कमीशन नहीं आती, और साइमन कमीशन नहीं आती तो उसका विरोध नहीं होता, और विरोध नहीं होता तो लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल होकर उनकी मृत्यु नहीं होती, और उनकी मृत्यु नहीं होती तो सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह के द्वारा नहीं किया जाता, और न भगत सिंह उनकी हत्या करती, और न 23 मार्च 1931 ईस्वी को उनको फांसी की सजा होती। तब आप समझ रहे होंगे कि कैसे एक घटना दूसरी घटना का कारण बनता है ना। तो अब मैं बात कर रहा था साइमन कमीशन का। तो साइमन कमीशन जब लखनऊ पहुंचती है तो वहां पर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा और पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा भी वहां पर भरपूर इसी प्रकार से उसी अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया जाता है जैसा कि कांग्रेस ने पहले से ही तय करके रखा था। और यहां पर भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश पुलिस के द्वारा भरपूर लाठीचार्ज की जाती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी भी और बल्लभ पंत जी भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, है ना। अंततः जब साइमन कमीशन का भरपूर यहाँ पर विरोध होने लगता है तो साइमन कमीशन जो है वो अब यहाँ से वापस चला जाता है, और साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर ही चर्चा करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सारे टॉपिक्स जो है जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस कर रहा था वो आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। और बच्चों यदि समझ में आ गई है तो अंत में मैं एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।